फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एवोल्यूशन ऑफ स्टेट को डिस्कस किया था कि किस तरह स्टेटलेस सोसाइटी में डिफरेंट फैमिलीज ने मिलकर आपस में क्लैंस बनाए जो कि सोशली ऑर्गेनाइज थे, और किस तरह क्लैंस ने मिलकर आपस में वॉर और इंटर मैरिजेज और कंक्वेस्ट के नतीजे में जो लोग हैं वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने मिलकर ट्राइब्स बनाए। अब ट्राइब्स के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि क्लाइमेट की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से छोटे छोटे कबीले जो है वो बाद में ट्राइबल किंगडम्स में तब्दील हुए, और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह किंगडम्स की एवोल्यूशन होती गई और बाद में ये सिटी स्टेट्स और एम्पायर्स में तब्दील होते गए। यहाँ पर हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि कुछ सिटी स्टेट्स जो कि ग्रीस की सिटी स्टेट्स से डिफरेंट थी, वो सिटी स्टेट्स जो है वो क्विकली ओरिएंटल एम्पायर्स में तब्दील हो गई, जिसे हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आज हम इसको तफसील में डिटेल में देखेंगे। हमने ये बात डिस्कस की थी कि इनिशियली जो किंगडम्स थे उस दौर में, ये वाले किंगडम्स जो है वो बिल्कुल अपनी पुरानी पोजीशन में थे। ये ट्राइबल किंगडम्स में अभी तक वही वाला सिस्टम चल रहा था जो कि किसी एक सिंपली किसी ट्राइब में चलता था। लाइक कोई हेड होता था, हेड ऑफ द ट्राइब, और वही उसके तमाम तर इश्यूज को देख रहा था। अब ये किंगडम्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होना शुरू हुए और ये सिटी स्टेट्स और कुछ जो है वो एम्पायर्स में बदल गए। अब यहाँ पर डिस्कस करने की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ किंगडम्स जो है उस वक्त सिटी स्टेट्स में तब्दील हुए। अब ये सिटी स्टेट्स क्या थी? सिटी स्टेट्स स्मॉल टेरिटरीज थी जो कि सेल्फ गवर्निंग थी। वहां का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम था, वहां का अपना एक जो है वो निजाम था। कुछ किंगडम्स जो हैं एम्पायर्स में तब्दील हुए। ट्राइबल किंगडम्स कुछ जो है वो एम्पायर्स में तब्दील हुए, और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ जो है वो बड़े बड़े ओरिएंटल एम्पायर्स में तब्दील हुए। अब इन सिटी स्टेट्स की एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जिस तरह के ग्रीस में सिटी स्टेट्स थी, हमने ये डिस्कस किया था ग्रीक सिटी स्टेट और इटली की। जिस तरह के एथेंस हैं, स्पार्टन्स हैं, सिसिलीज हैं, ये तमाम तर जो है वो सिटी स्टेट्स थी। और कुछ जो ईस्टर्न साइड पर हमारे एंशियंट एम्पायर्स बने, कुछ वो हैं जो कि ईस्ट में और अफ्रीका में और ऐसी जगहों पर तब्दील हुए। और कुछ ओरिएंटल एम्पायर्स हमने डिस्कस किए थे जो कि ईरान, इराक, चाइना और इजिप्ट के आसपास में ओरिएंटल एम्पायर्स थे। ये हम एग्जाम्पल्स हम दोबारा से लिख लेते हैं। हम इसका जो डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे कि एम्पायर्स और ओरिएंटल एम्पायर्स में क्या फ़र्क है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ईरान, इजिप्ट और इराक, इसके आसपास में कुछ जो है वो ओरिएंटल एम्पायर्स बने थे। अब बल्कि पहले हम इसका डिफरेंस ही देख लेते हैं ताकि हमें इसे फर्दर समझने में आसानी हो। कुछ एम्पायर्स कुछ जो ट्राइब्स एम्पायर्स में तब्दील हुए थे, हम एम्पायर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं कि एम्पायर्स कैसे थे, और दूसरी साइड पे हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि ओरिएंटल एम्पायर्स क्या थे। जी, तो पहला फ़र्क ये है कि ओरिएंटल एम्पायर्स जो थे, सिंपली जो एम्पायर्स थे वो किनशिप रिलेशन की बेस पर बनते थे। एक बादशाह है, उसका सक्सेशन है, उसका बेटा जो है वो बादशाह बनेगा, उसका कोई क्लोज रिलेटिव जो है, अगर बादशाह का बेटा नहीं है कोई तो उसका क्लोज जो रिलेटिव है जिस पर बादशाह ट्रस्ट करता है। ऐसे एम्पायर्स में किनशिप रिलेशन की बेस के ऊपर जो है वो हेड बनाया जाता था। जबकि जो ओरिएंटल एम्पायर्स हैं वहाँ पर फोर्स के नतीजे में, वहाँ पर ऑक्यूपेशन के नतीजे में, यानी ऑक्यूपाई करने वाला ऑक्यूपेशन है, और कंक्वेस्ट के नतीजे में हेड जो है वो हेड ऑफ द एम्पायर बनता था। इसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि ये जो एम्पायर्स थे ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थे। जो ओरिएंटल एम्पायर्स थे ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। दे वर नॉट हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इनको हम अनऑर्गेनाइज्ड भी लिख सकते हैं। ये अनऑर्गेनाइज थे। ये जस्ट हेडिंग्स हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए हेडिंग्स टाइप लिख रही हूँ, लेकिन आप जब इसको डिफरेंस फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में आ जाता है कि उस वक्त के एम्पायर्स और ओरिएंटल एम्पायर्स में क्या फ़र्क था, तो आप इसे डिटेल में दो जुमलों में लिख सकते हैं। यहाँ पर लोग
इक्वल समझा जाता था, इक्वालिटी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन ओरिएंटल एम्पायर्स में क्योंकि फोर्स और कंक्वेस्ट और इस तरह से वो बने थे, तो इसीलिए वहाँ पर लोग जो है वो अनइक्वल थे और मास्टर और स्लेव वाला सिस्टम यहाँ पर पाया जाता था। यहाँ पर जो लोग थे एम्पायर्स में, ये फ्री होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओरिएंटल एम्पायर्स के जो लोग थे वहाँ पर मास्टर और स्लेव वाला सिस्टम था। यहाँ पर आका और गुलाम वाला, स्लेव वाला सिस्टम होता था। अब यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो हेड था, ही वॉज कंसीडर्ड वन अमंग्स इक्वल्स। यानी वो बिल्कुल बादशाह और रियाया का कोई फर्क नहीं था। वो एक ही जगह पर मतलब इम्पोर्टेंस तो थी बादशाह की, क्योंकि वो हर पूरी चीज़ को देख रहा था। लेकिन वन अमंग इक्वल का मतलब ये है कि उसे कोई अलग से शहनशाही, बहुत प्रोटोकॉल्स और इस तरह की चीज़ें वो पसंद नहीं किया करते थे। वो अपने आप को लोगों के बराबर ही समझते थे। ये नहीं कि लोगों को अपना गुलाम बना दिया और इस तरह से उन पर जुल्म किया, जबर किया। लेकिन जो ओरिएंटल एम्पायर्स थे, क्योंकि वो फोर्स के नतीजे में बने थे, तो वहाँ पर जो हेड ऑफ द एम्पायर होता था, ही वॉज मास्टर ऑफ ऑल। ही वॉज मास्टर ऑफ ऑल। और जो एम्पायर्स थी, यहाँ पर सिटीजन्स की जो सिटीजनशिप होती थी, वो यूँ कह लीजिए, या मेंबरशिप होती थी, बाय बर्थ मेंबरशिप हुआ करती थी। यानी जो भी वहाँ का पैदा हुआ है वो वहाँ का बाशिंदा समझा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मास्टर ऑफ ऑल वाला सिस्टम था, तो यहाँ पर कंक्वर करके लोगों को, तो यहाँ पर कंक्वेस्ट के नतीजे में, वॉर के नतीजे में, फोर्स के नतीजे में, यहाँ पर सब्जुगेशन वाला सिस्टम था। यहाँ पर सब्जुकेट किया जाता था, लोगों को अपनी रियाया में शामिल किया जाता था। उन्हें जो है वो इस तरह से मिसाल के तौर पर एक बादशाह ने दूसरी हुकूमत के ऊपर, दूसरे किसी एम्पायर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया, तो इस तरह लोगों को सब्जुगेट करके उस एरिया को कंक्वर करके ये सिस्टम वहाँ पर किया जाता था। सो इसको मैंने एक हेडिंग की शेप दे दी है। बाकी आप डिटेल्स में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप इसे 2 या 3 जुमलों में लिख सकते हैं। जी, तो हमने यहाँ पर जो सिटी स्टेट्स रेडिली ओरिएंटल एम्पायर्स में तब्दील हुई, जैसे कि इजिप्ट, इराक, ईरान और चाइना के पास, जिन्हें हमने क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा था, इसके बारे में डिस्कस किया कि ये ओरिएंटल एम्पायर्स किस तरह दूसरे एम्पायर्स से मुख्तलिफ थे। ये वाले जो एम्पायर्स हमने बयान किए, ये तमाम तर जो है, ये जैसे हम पढ़ते हैं ब्रिटिश है, वाइकिंग्स है और डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं, ये वो वाला सिस्टम था। और जो ये ओरिएंटल एम्पायर हमने डिस्कस किए, ये इजिप्ट, ईरान, इराक वाले एरियाज के आसपास थे। अब दूसरी साइड पे हम ये डिस्कस करते हैं कि सिटी स्टेट्स क्या थी। सिटी स्टेट्स, जैसे मैंने बताया कि ये छोटी छोटी सी सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज थी, जो कि कुछ ग्रीस में भी पाई जाती थी, कुछ इटली में भी पाई जाती थी। इसको ग्रीक्स जो है वो अपनी ज़ुबान में पॉलिस भी कहते हैं। और ये जोग्राफिकली जो है वो बहुत ही माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती थी, लाइक डिफरेंट माउंटेन्स के आसपास पानी जहाँ पर अच्छा है, जहाँ पर नदियाँ हैं, और ये वो वहाँ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे इलाके थे जो अलग में। अगर आप पुराना कोई मैप गूगल से देखें तो आपको इसको बेहतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैप्स को भी इंक्लूड करूं ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। अच्छा, अब ये जो टेरिटरीज थी, ये माउंटेन्स के आसपास में लगभग में रहा करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी दुनिया से आइसोलेट थी, ये बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिस्टम था कि एक सिटी स्टेट दूसरी सिटी स्टेट के ऊपर कंक्वेस्ट करना चाहती थी, वॉर करना चाहती थी, ताकि टेरिटरीज को कंसोलिडेट करके एक बड़ा एम्पायर बनाया जा सके, ताकि टेरिटरी एक जो है वो आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि छोटी छोटी सिटी स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स के साथ उस जगह को हासिल करना चाहती थी, फोर्स के साथ उस जगह को जो है वो लेना चाहती थी, ताकि वो एक बड़ी एम्पायर और बड़ी स्टेट में तब्दील हो सके। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जो ग्रीस की जो सिटी स्टेट्स थी ये थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ के जो सिटीजन्स थे ये ज़रा वेल अवेयर भी थे, और इनको
लाइक दे वर सिटीजन्स, वो यहाँ के उन्हें पता था कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे जो है वो दे वर वेल इन्फॉर्म्ड। अगर आप देखें तो अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं कोई भी चीज़ जो स्टार्ट होने वाली होती है, कोई फिलॉसफी उठा लें, कोई अच्छी किताब पढ़ने की राइटिंग्स उठा लें, तो ज़्यादातर जो है वो वहाँ पर ग्रीक फिलोसफर्स का नाम पढ़ने को हमें मिलता है कि ग्रीक फिलोसफर था उसने ये कहा, ग्रीक फिलोसफर था उसने ये कहा। तो ग्रीस के जो लोग थे वो काफ़ी वेल अवेयर थे, वो काफ़ी उन्हें अपने राइट्स के बारे में भी पता था। और जबकि जो एम्पायर्स के लोग थे ये जस्ट लाइक क्योंकि ये कंक्वर और ये वॉर के नतीजे में आया जाता था, तो ये इनका जो है वो स्लेव टाइप सिस्टम था। अब जब डिफरेंट एम्पायर्स बन गए तो इन एम्पायर्स ने क्या करना शुरू किया, डिफरेंट सिटी स्टेट्स पर, डिफरेंट टेरिटरीज पर, मुल्कों के ऊपर जो है वो कब्जा करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जो किंग्स हैं उन्होंने इन्वेड करना शुरू किया और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना ली। जिस तरह बरतानिया की कॉलोनी था सब कॉन्टिनेंट, इसी तरह मुख्तलिफ कॉलोनीज़ बनती गई और कॉलोनियल एम्पायर्स बाद में काफ़ी अरसे के बाद हम ये देखते हैं कि डीकोलोनाइजेशन हुई, जो मुल्क हैं वहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चलना शुरू हुई, बगावत होना शुरू हुई, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला, लोगों को अपनी जो है वो एक पॉलिटिकल सेंस आना शुरू हुई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हर एक कंट्री में, जिस तरह हम लोग सब कॉन्टिनेंट की ही एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर भी तहरीकें चलना शुरू हुई, लोगों को एक सेंस आ गई कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए, हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए, एक अलग कंट्री होनी चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस सब कॉन्टिनेंट में इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया ने कई कंट्रीज़ को आज़ाद किया और इसके नतीजे में बहुत सारी जो है वो स्टेट्स अलग हुई। तो इस तरह से जब डीकोलोनाइजेशन हुई तो एट द एंड हमारे पास मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो है वो वजूद में आई, जो कि आज की सारी कंट्रीज़ हैं। ये पहले डिफरेंट कॉलोनीज़ हुआ करती थी, ब्रिटिश की कॉलोनीज़ हुआ करती थी और डिफरेंट जापान की कुछ कॉलोनीज़ थी। फिर ये सारी सिटी स्टेट से कॉलोनियल एम्पायर और देन डीकोलोनाइजेशन और उसके बाद जो है वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और अब जो है हम लोग आज़ाद इंडिपेंडेंट अपनी अपनी स्टेट्स में रह रहे हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ मैंने मिस की है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी करेक्शन भी करूँगी और उसे नेक्स्ट फर्दर हम कोशिश करेंगे कि अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बना सकें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।